लंगड़ी सास की कांवड़ यात्रा। विनोद एक मजदूर था। दिन भर मजदूरी करके ही अपने घर को चलाया करता था। ऐसे ही एक शाम विनोद काम पर से घर आते वक्त अपनी माँ कौशल्या और पत्नी सविता के लिए साड़ी खरीद के लाता है और उनको साड़ी देते हुए बोलता है, अरे माँ, सुनो सविता, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए साड़ी लेकर आया हूँ। वो क्या है ना कि सावन शुरू हो चुके हैं और तुम दोनों हर सावन भगवान शिव जी का व्रत करती हो और मैं चाहता हूं कि इस बार सावन के पहले व्रत पर तुम दोनों ये साड़ी पहनो। वो क्या है ना कि इस बार थोड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी, बस इसीलिए अपनी कमाई से तुम दोनों को सावन के लिए साड़ी देना चाहता था और देखो, भगवान जी ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, इसीलिए ये साड़ी मैं तुम दोनों के लिए लेकर आया हूं। देखो देखो। अरे वाह बेटा, साड़ी तो बहुत सुंदर है हम दोनों के लिए। तू कुछ ना कुछ ले आया, लेकिन खुद के लिए क्या लेकर आया? अरे माँ, कैसी बातें करती हो? अब मैं तुम दोनों के लिए ही तो कमाता हूँ। तुम दोनों की ख्वाहिश को पूरा करके मुझे जो सुकून मिलता है ना, आए हाय हाय, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता माँ। इसीलिए भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन भर मैं तुम दोनों को वो सारी खुशियां दूं जिसकी तुम दोनों असली हकदार हो। और हाँ, किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। वह सब तो ठीक है, लेकिन आप अगर अपने लिए भी कुछ ले लेते तो शायद हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन आप है कि बस हमेशा माँ जी और मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। हाँ बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे माँ, अब तुझे तो पता ही है ना कि हमारा हर साल का सावन कैसे जाता है। लेकिन क्या है कि इस बार मेरी कमाई अच्छी हुई है, तो बस इसीलिए सोचा कि इस साल का सावन तो बहुत अच्छा जाए, और जा रहा है। देखो, कमाई भी अच्छी हो गई, साड़ी भी आ गई और आगे भी अच्छा जाएगा सावन। कौशल्या को हर साल सावन के अवसर पर कांवड़ यात्रा करनी थी अपने परिवार के साथ, लेकिन हर साल कोई न कोई रुकावट आ ही जाती थी, जिस कारण उसके अरमान उसके मन में ही रह जाते थे। लेकिन इस बार वो अपने बेटे विनोद को बोलती है, वैसे बेटा, इस बार सावन 2 महीने का है। मेरी इच्छा है कि मैं इस बार कांवड़ यात्रा पर जाऊं। 19 साल बाद 2 महीनों का सावन आया है और इस सावन में शिव जी की भक्ति में लीन होना चाहती हूँ। हरिद्वार जाना चाहती हूँ। क्या ये इच्छा मेरी पूरी होगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे, हम सब लोग कांवड़ यात्रा पर जाएंगे माँ, और आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे, सब ठीक होगा, भगवान भोलेनाथ की कृपा है माँ। ऐसे ही अगले दिन विनोद काम पर से घर वापस आ रहा था। अचानक से विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में विनोद को काफी चोटें लग जाती हैं। विनोद का पैर बुरी तरह से टूट जाता है। अब वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। जब ये बात कौशल्या और सविता को पता चलती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वे दोनों शिव जी की मूर्ति के पास बैठकर रोते हुए उनसे अपने मन की बातें बोलते हैं। हे प्रभु, आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था हमने जो तू हमें ये दिन दिखा रहा है। इतनी श्रद्धा से हमने सोचा था कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ कांवड़ यात्रा पर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ही मेरे बेटे के साथ ये सब हो गया। आखिर ये सब क्यों प्रभु? हे भोले बाबा, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उसे इस तरह से तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आखिर कौन सी कमी की है हमने तुम्हारी भक्ति में? इतनी तकलीफ होने के बावजूद हमने तेरे लिए वह श्रद्धा नहीं छोड़ी। आखिर कब तक हमें इस तरह से परेशान करेगा तू? चाहे कुछ भी हो जाए, कांवड़ यात्रा तो मैं जरूर जाऊंगी और इस बार तुम्हें मेरी सुननी ही पड़ेगी भोलेनाथ। इस तरह से सविता और कौशल्या दोनों कांवड़ यात्रा पर जाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। तभी सास बहू से बोलती है, बहू, इस साल मैं अकेली ही जाऊंगी कांवड़ यात्रा पर। तुझे यहाँ रहकर विनोद की देखभाल करनी है। आखिर हम दोनों के अलावा विनोद का है ही कौन? अगर हम दोनों कांवड़ यात्रा पर चले जाएंगे तो इसे कौन देखेगा? और तुझे तो पता ही है, एक्सीडेंट होने के बाद बेचारा चल फिर भी नहीं पाता। माँ जी, एक काम करते हैं, हम इन्हें कांवड़ में बिठा कर ले चलेंगे। इस बार शिव जी को हमारी सुननी होगी। यात्रा करेंगे तो हम पूरे परिवार मिलकर, वरना नहीं जाएंगे हम। इस तरह से सविता अपनी सास के साथ मिलकर एक कांवड़ तैयार करती है,
जिसमें एक टोकरी में विनोद बैठ जाता है और दूसरी टोकरी में खूब सारा पूजा का सामान और कुछ फल फ्रूट रखे हुए थे। दोनों सास बहू कांवड़ यात्रा पर निकल जाती हैं। आधा भार सविता के कंधे पर था और आधा कौशल्या के कंधे पर था। दोनों इस तरह से भोले बाबा की जय जयकार करते हुए यात्रा की ओर निकल जाती हैं, जहां उन्हें बहुत सारे श्रद्धालु मिलते हैं जो कि अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जा रहे थे। ऐसे ही चलते चलते कौशल्या का पैर बहुत बुरी तरह मुड़ जाता है। बेचारी अब चल फिर भी नहीं पा रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसके दर्द की करहाने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ श्रद्धालु उसके पास आते हैं और उसके पैर को हाथ लगाकर देखकर बोलते हैं, अरे माताजी की तो पैर की हड्डी खिसक गई है। अब बुढ़ापे में कांवड़ यात्रा करना आसान नहीं होता है। अब माताजी भला कैसे जाएंगी कांवड़ यात्रा पर? कांवड़ यात्रा में तो हम जाएंगे ही, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ जी, एक काम करो, आप दूसरी टोकरी में बैठ जाओ। अरे नहीं बहन, देखो मेरी बात मानो, यहाँ से घर लौट जाओ। आगे सफर बहुत लंबा है। कैसे जाओगी अपने पति और सास को लेकर इतना दूर? नहीं नहीं, जब इतना आगे आ ही गई हूँ और आगे जाऊंगी, पीछे नहीं जाऊंगी। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, शिव जी को इस बार हमारी पुकार सुननी होगी। अरे इस लंगड़ी सास को लेकर कहाँ तक जाओगी? मेरी बात मानो, घर चली जाओ। भाई साहब, आपको जो कहना है कह लो, लेकिन मैं अपनी माँ और अपने पति दोनों को कांवड़ यात्रा पर जरूर ले जाऊंगी। हर साल से हम यही सोचते आ रहे हैं कि हम कांवड़ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन जा नहीं पा रहे थे। इस बार तो हम जाकर ही रहेंगे। अच्छा चलो ठीक है, ये लो फूल, और ये हरिद्वार में पहुंचने के बाद इस फूल को अपने पति के पूरे शरीर से लगाकर, अपनी सास के पूरे शरीर से लगाकर नदी में बहा देना, ठीक है? उसके बाद देखना ये दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ये शिव जी का चमत्कारी फूल है। बोलो हर हर महादेव। ये लो। इस तरह से सविता उस फूल को लेने के बाद एक टोकरी में अपनी सास को बिठा लेती है और एक टोकरी में उसका पति, और इस तरह से सविता अपने पूरे परिवार को लेकर कांवड़ यात्रा पर निकल जाती है और आखिरकार सविता अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हरिद्वार में पहुंचकर वह पूरे फूल को अपने पति और सास के शरीर में लगाकर नदी में बहा देती है। थोड़ी ही देर बाद वह दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, जिसके बाद सविता को यात्रा के दौरान फूल देने वाला आदमी याद आता है और कहीं न कहीं उसे अभाव होता है कि वह व्यक्ति शिव जी का ही रूप था। माँ जी, ये तो चमत्कार हो गया। आप और विनोद जी बिल्कुल ठीक हो गए। सच में भोले बाबा बहुत दयालु है। वे अपने भक्तों पर कृपा जरूर बरसाते हैं, लेकिन उसके लिए उन पर भरोसा रखना होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भोले बाबा, आपने मेरे परिवार को बिल्कुल अच्छा कर दिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इस तरह से सविता अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाती है, जहां वे सभी मिलकर एक साथ शिव जी की पूजा करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूले। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थी। 1 साल से ऊपर हो चुका था, पर अब तक सविता अपने मायके नहीं गई थी। ऐसे ही एक दिन सविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है और मुझे 1 साल से ऊपर हो चुका है। मैं पिछली बार भी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी माँ से मिलने नहीं जा पाई। क्या मैं इस बार बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास चली जाऊँ? वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, गर्मी सिर्फ तेरे लिए ही तो पड़ती है। तेरी माँ तो जैसे कश्मीर में रहती है, बर्फ की वादियों में। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, चुपचाप से यही रहना। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी बेटी अर्चना का फोन आया था, वे कल आ रही है अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए। 1-2 महीने की बात है, बाद में चले जाना। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इसलिए सुमित्रा अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती है। क्योंकि अर्चना के ससुराल में एसी नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर अपनी बहू को अपनी माँ के घर जाने से मना कर देती है। जबकि सविता की माँ उत्तराखंड में रहती थी, वो दिल्ली जितनी गर्मी नहीं थी। बस यही वजह थी कि सविता अपने बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए अपने मायके जाना चाहती थी। पर सुमित्रा तो अपनी बहू और बेटी में इतना फर्क करती थी कि अपनी बेटी को बुला लेती है और बहू को जाने से मना कर देती है। कुछ दिनों बाद अर्चना अपने बच्चों को लेकर घर आती है। अरे आ गई मेरी बेटी, कितनी धूप है बाहर, कैसे तपती हुई धूप में आई है तू। तेरे सास ससुर को जरा भी तुझ पर तरस नहीं आता कि कहीं तेरे लिए कोई गाड़ी बुक कर देते? माँ, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस हैं कि कुछ पूछो मत। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वे लोग पैसा सीने पर लाद कर जाएंगे।
अरे मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ, पर मजाल है कोई सुन ले। अर्चना मेरी बेटी, मैं सब जानती हूँ, इसलिए तो मैं तुझे गर्मियों में यहाँ ही बुला लेती हूँ। देख तेरी भाभी भी यही है, कहीं नहीं गई। कह रही थी कल मुही कि मायके जाऊंगी, पर मैंने मना कर दिया। आखिर मेरी बेटी इतने दिनों बाद आ रही है, और भाभी के रहते मेरी बेटी घर के काम करे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सच में ना माँ, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। वैसे माँ, सच में बाहर बहुत धूप है, मेरा बेटा बहुत ज्यादा थक गया है। भाभी से कहना वे राघव को जाकर एसी वाले रूम में सुला दे और मेरे लिए कुछ ठंडा पानी बना कर दे दे। अर्चना घर में आते ही फरमाइश देना शुरू कर देती है और सुमित्रा अपनी बेटी के सारे ऑर्डर अपनी बहू को पूरे करने के लिए कहती है। इतनी चिलचिलाती गर्मी में भी बेचारी सविता घर के सारे काम करती और कुछ नहीं कहती। ऐसे ही एक दिन खाना बनाकर सविता कुछ देर के लिए एसी वाले कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहां अर्चना और सुमित्रा आते हैं। एसी के नीचे सविता को बैठा देखकर उन दोनों के मन में मानो जैसे पूरे बदन में आग लग जाती है। भाभी तुम्हारे मजे हैं, तुम्हारे ससुराल में एसी लगा है, इसलिए कुछ काम करती हो या नहीं, या एसी की हवा खाने के लिए बैठ जाती हो। कभी मेरे ससुराल जाकर देखना, मैं अकेली एक पैर पर सारे घर के काम करती हूँ, पर फिर भी वहाँ मेरी इज्जत नहीं है। अरे तुझे किसने कहा है एसी चलाने को? 100 बार तुझे मना किया है एसी के नीचे बैठने से, पर तू है जो सुनती नहीं है। अब चल निकल यहाँ से, दोबारा इस रूम में मत दिख जाइयो। सुमित्रा अपनी बहू और बेटी में इतना फर्क करती है कि वो अपनी बेटी को एसी वाले कमरे से बाहर नहीं जाने देती और बेचारी बहू को एसी वाले कमरे में कदम तक नहीं रखने देती। जहां अर्चना सारा दिन अपनी माँ के साथ बैठकर एसी वाले कमरे में ठंडी ठंडी हवा खाती, तो वहीं बेचारी सविता सारा दिन रसोई घर में बैठकर अपनी ननद और सास के ऑर्डर को पूरा करती। हे भगवान, ये गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। भाभी मेरे लिए ना शरबत बना दो और मेरे बच्चों के लिए बाहर से आइसक्रीम ला देना। घर में कोई नहीं है इसलिए तुम्हें कह रही हूँ, वरना भैया ही ला देते। ठीक है अर्चना, बस 10 मिनट दो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बनाकर और बच्चों के लिए आइसक्रीम ला देती हूँ। सविता अपनी ननद की सभी बातों को चुपचाप मानती और कभी उफ तक नहीं करती। ऐसे ही एक रात सविता अपने बच्चे और पति के साथ सो रही होती है और तभी अचानक से पंखा खराब हो जाता है। अरे अब इस पंखे को क्या हो गया? सविता चलो हम एसी वाले कमरे में चलते हैं जहां माँ और अर्चना सो रही हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए, एक ही कमरे में एसी लगा है और बेचारी अर्चना गर्मी की वजह से यहाँ आई है, और अगर हमारी वजह से उसे सोने में दिक्कत होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। एक रात की तो बात है, कल हम अपना पंखा ठीक करवा लेंगे। सविता इस पंखे में हवा नहीं आती, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पंखा भी फेल है। मैं कल अपने कमरे के लिए एसी लगवा लूंगा या कूलर ले आऊंगा। आप क्यों पैसे फिजूल के खर्च करते हैं? इस बार आपकी इतनी छुट्टियां हो गई है, अगर आपने माँ जी को पूरी सैलरी नहीं दी तो वे बेकार में ही नाराज हो जाएंगी। अगर हमने अपने कमरे में एसी लगा लिया तो बेकार में ही घर में कलेश हो जाएगा। एक कमरे में एसी लगा तो हुआ है, छोड़ दीजिए ना। सविता गर्मी बर्दाश्त करती है पर घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपने पति को एसी लाने से मना कर देती है और अगले दिन पंखा ठीक करवा लेती है। पर गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सविता उस गर्मी को अब झेल नहीं पाती और एक दिन में काम करते हुए सविता की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। माँ जी जल्दी आओ, भाभी बेहोश हो गई। सविता पहली बार इतनी बीमार पड़ी थी, उसको इतना बीमार देखकर सुमित्रा भी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर के आने के बाद पता चलता है कि सविता की तबीयत ज्यादा खराब है और उसे लू लग चुकी है और उसे पानी चढ़ेगा। ये सब कुछ इस चिलचिलाती गर्मी की वजह से हुआ है। जिसके बाद सुमित्रा और अर्चना कुछ दिनों तक सविता का अच्छे से ख्याल रखते हैं और जब सविता खुद को बेहतर महसूस करती है तो सुमित्रा सविता से कहती है, बहू मुझे माफ करना, मैंने तेरी तकलीफ को नहीं समझा, पर मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने बेटी और बहू में फर्क किया। गर्मी की वजह से मैंने अपनी बेटी को यहाँ बुला लिया ताकि उसे एसी का सुख दे सकूं, पर मैं भूल गई थी तू भी तो किसी के घर की बेटी है। मैंने तुझे तेरे मायके नहीं जाने दिया और तुझसे इतनी गर्मी में घर के काम करवाए, पर अब तो फिक्र मत कर, तू इस बार पूरी गर्मी की छुट्टियां बिता कर आना। वैसे भी तेरी माँ का घर बहुत अच्छी जगह है, वहाँ एसी की भी हवा फेल है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी किसी के घर की बहू हूँ और जब मेरी सास मुझसे घर के काम करवाती है और कभी मुझे मायके आने के लिए मना कर देती है तो मैं अपनी सास से झगड़ लेती हूँ,
पर आप कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आप बिना कहे आपकी बातें समझे। इसलिए आप फिक्र मत करो और यहाँ से जाओ, घर को हम संभाल लेंगे। अपनी सास और ननद का बदला हुआ रूप देखकर सविता को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने बच्चे के साथ कुछ दिनों के लिए अपने मायके उत्तराखंड चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अर्चना और सुमित्रा को भी समझ आ जाता है कि बेटी चाहे अपनी हो या पराई, कभी भी इंसान की बेटी और बहू के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए।